वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, पर सबसे पहले हम लोग लेक्चर की स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ में। यहाँ पर बोला गया कि लाइफ में अगर जीते जी आप लोग कुछ पाना चाहते हैं तो आप लोगों को उसके लिए एक मरने तक का जुनून रखना पड़ेगा। मरने तक का जुनून का मतलब है कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वरना लाइफ में जो भी आप लोग चाहते हैं वो चाहने वाले और भी कई सारे लोग होंगे। तो अगर उनके साथ में आप लोग कम्पीट करना है तो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को उनसे बेटर होना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों को वो चीज मिलेगी। तो उसको पाने के लिए आप लोगों को एक हद पार करनी पड़ेगी, यानी कि एक हद से गुजरना पड़ेगा, तभी आप लोग उस चीज को अचीव कर पाएंगे। तो यहां पर वही बात बोली गई कि हम कुछ भी जीते जी नहीं पा सकते जब तक हम अपने अंदर उस चीज को पाने के लिए मरने तक का जुनून न लाए, यानी कि मर जाने तक का जुनून आप लोगों के अंदर होना चाहिए। और मर जाने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि जान देनी है, यानी कि कोई भी हद आप लोगों को न रोके, उसके लिए इतना डेडिकेशन करो। आप लोग ये सोचिए, अगर आज के में आप लोगों को मैं बोलूं कि आप लोगों को बैठ के पढ़ाई करनी है और 12-12 घंटे, आप लोगों को 10 घंटे की जगह आज के में पढ़ाई करनी है 16-16 घंटे, तो क्या पढ़ने से आप लोगों की जान चली जाएगी? आप लोग ये बताइए कि कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को पढ़ाई से रोकती है? किस तरीके की वो चीज है जो आप लोगों के रास्ते में हर्डल आती है? तो आप लोगों को जब ध्यान से देखोगे ना तो आप लोग अपने ही आपके ऊपर उंगली करते हुए नजर आओगे, यानी कि आप ही वो इंसान है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा कोई आप लोगों का टारगेट अचीव करने से रोकते हैं। आपके अंदर जो आलस है, आप लोगों के अंदर की जो लाइफ स्टाइल है, आप लोगों का जो खुद को चीजों को प्रोकास्टिनेट करने का जो तरीका है कि आज नहीं कल करेंगे, ये जो चीजें हैं यही कहीं ना कहीं आप लोगों को बर्बाद करके रखती है। और जिस दिन आप लोगों ने इन चीजों पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन आप लोगों की जिंदगी जो है वो संवरती हुई आप लोगों को नजर आएगी। मेरे हाथ में चोट लगी, कई सारे बच्चों के कमेंट आए, उनके द्वारा बोला गया सर 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। आसानी से छुट्टी ले सकता था यार, ये पिक्चर डाल के कम्युनिटी सेक्शन में बोल देता यार चोट लगी है, मैं पेन नहीं पकड़ पा रहा हूं इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। 1 सेकंड लगती, क्या बिगड़ता? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, 2-3 दिन तक एंजॉय करते रहता। पर लेकिन अंदर से जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो कभी नहीं आता, क्योंकि मुझे पता था कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, पर लेकिन मैं बोल तो सकता हूं ना, पीपीटी दिखा तो सकता हूं ना। हाँ, ये अलग बात है कि एक हाथ से पीपीटी बनाने में अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक हाथ से पीपीटी बनाना, आज तक मैंने कभी लेफ्ट हैंड से पीपीटी बनाई नहीं थी। राइट हैंड बिल्कुल कंफर्ट है उसके लिए, लेफ्ट हैंड से मैंने आज तक कॉपी का पेज भी नहीं किया है, पर पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर वो काम कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड भी काम करना स्टार्ट कर चुका है। लेफ्ट हैंड भी अब अच्छे से काम कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई, उंगलियों में दर्द हुआ, पर लेकिन अब काम कर रहा है ना। तो ये चीजें आप लोगों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखनी पड़ेगी। एक छोटी सी वीडियो आज शाम को आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा लेफ्ट हैंड के साथ में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब एक हाथ काम नहीं कर रहा तो दूसरे हाथ से मैंने क्या क्या चीजें फील करी है पिछले कुछ दिनों में, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ उससे नया सीखने को मिलेगा। और रियलिटी में अगर चाहते हैं कि शेयर करना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए तो जरूर शेयर करूंगा। इससे आप लोगों के अंदर अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो उसको देखने का नजरिया आप लोगों का चेंज होगा। वो कैसे, वो वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, अगर नहीं चाहिए तो नो लिखिए। बाकी देखते हैं शाम को जितने भी कमेंट रहेंगे उसके बेस पर डिसाइड करूंगा कि वीडियो लेकर आना है या फिर नहीं लेकर आना है। और अगर वीडियो आएगी तो शाम को 5 बजे आएगी। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में बतानी थी। तो अपने अंदर का कंफर्ट जोन छोड़िए और काम को करना स्टार्ट कीजिए। आज का जो आप लोगों का मैं बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी कहां पर लोकेटेड है उसको जाकर देखिए, उसके बाद में काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो मैंने आप लोगों से कल पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को आंसर वीडियो के एंड में बताऊंगा। अराफुरा सी, ये बोला जा रहा है कि पैसिफिक ओशन के वेस्ट में आप लोगों को यहां पर ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो शब्द है यहां पर, जो अराफुरा, इसको बेसिकली ये हरारा फोराज, ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट किया गया है अनक अनक गुनगुन, ठीक है, गुनगुन, तो इसका मतलब होता है चिल्ड्रंस ऑफ माउंटेन, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा, तब तक आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए देख लेते हैं कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन रहती है। जी हाँ, वो बिल्कुल डाउन रहती है। ये आने वाले टाइम में आप लोगों की सुधरेगी जल्दी। जैसे ही मेरा हाथ जो है वो पैटर्न में आ जाएगा, ये क्वालिटी आप लोगों को सुधरती हुई नजर आएगी। उसका रीजन ये है कि जो क्वालिटी वाली वीडियो होती है उसमें बेसिकली टाइम बहुत ज्यादा लगता है डिकोड करने में। जैसे मान लीजिए मैंने 1 घंटा इसको रिकॉर्ड करने में लिया, तो फिर डिकोड करने में भी उसको 1 घंटा लग जाता है। तो इसकी वजह से दिक्कत ये होती है, मान लीजिए मैंने ये वीडियो 6 बजे रिकॉर्ड करना स्टार्ट की, तो 7 बजे तक रिकॉर्ड हुई, फिर 8 बजे तक रिकॉर्ड हुई, और फिर 15-20 मिनट अपलोड करने में लग जाएंगे। यानी कि मैं वीडियो अगर 6 बजे भी रिकॉर्ड करने बैठता हूं तो भी वो वीडियो आप लोगों के पास में 8:15 बजे तक आती है। यानी कि 2 घंटे जो रहते हैं, ये 2 घंटे कंप्लीटली, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि वो बोल सकते हैं कि जिनको
किसी भी तरीके से इग्नोर करना हो तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिएगा। यानी कि अगर मैं मान लीजिए 4 बजे उठ रहा हूं तो मुझे ये 3 बजे उठना पड़ेगा, ये 3 बजे उठ रहा हूं तो मुझे लगभग और पहले उठना पड़ेगा। यानी कि मेरा अगर 3 बजे मैं उठूं, अगर तब वीडियो को प्रॉपर वे में बनाऊं, सारी चीजें करना स्टार्ट करूं, 3 क्या बल्कि 2:30 बजे आप लोग बोलिए, तब जाकर ये वीडियो आप लोगों के पास में 7:30 बजे तक आ पाएगी, प्रॉपर वे में अगर चीजों को लेकर चलो। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, इनका सोल्यूशन मैं देख रहा हूं, कई सारे सोल्यूशन है मेरे पास में, पर लेकिन उनको मैं सोच रहा था कि दीपावली के टाइम पर इंप्लीमेंट करूंगा, पर लेकिन एक और नया चैलेंज आ गया सामने। चलिए ये भी अच्छा है, कुछ नई सीख देकर जा रहा है, क्या सीख होगी वो देखते हैं, आप लोगों को बताऊंगा जरूर मैं। अब यहां पर आर्टिकल देख लेते हैं, यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है। पहले वाला जो आर्टिकल है यहां पर, जो आज के डेट में वर्ल्ड के अंदर कैओस चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। आज की डेट में जैसी कंडीशन बनी हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, वो सारी चीजें, हमारी कंट्री की सिचुएशन कैसी है, खासकर अगर बात करें लिबरल, जो हमारी कंट्री बोला गया ना कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक लिबरल इकोनॉमी है, तो कितनी लिबरल है, कौन सा पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अच्छे से इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे और इंटरेस्टिंग चीजें कई सारी आप लोगों को जानने को मिलेगी। फेक न्यूज, और इसी के साथ में बात करें अगर फ्री स्पीच, उसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, तो डिटेल में इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। अभी रिसेंटली एक और बैंकिंग जो बैंक है उसकी खस्ता हालत होती हुई नजर आई, तो आरबीआई ने इंटरवीन किया, आखिर ये क्या सिचुएशन बनी, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। इंडिया दो साइड में एक तरीके से थ्रेट फेस कर रही है आज के में, एक साइड में चाइना, दूसरी साइड में पाकिस्तान, तो समझेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर भी। बिहार के इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे, ये है आज का कार्टून, इसके ऊपर एक बार नजर डालेंगे। बाकी अगर लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए या फिर और भी कई सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, वो सारी टेलीग्राम पर शेयर की जाती हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, स्टडी लवर वीर के नाम से जाकर सर्च कर लीजिएगा @स्टडी लवर वीर, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें यहाँ पर 1,19,000 के करीब मेंबर जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो बाकी कई सारे और भी फेक चैनल बने हुए हैं, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है अगर ज्वाइन करते हैं। यहां पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मेरी होगी, यहां पर कुछ गलत चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर दूसरा अगर कोई ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ज्वाइन उन्हीं को कीजिए जिनका वीडियो के नीचे लिंक है, तो आप लोग सही जगह पहुंचेंगे, ठीक है। आज का जो कार्टून है आप लोगों के सामने एक कार्टून है, यहां पर ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, दिस वे दे विल ट्रीट अस बेटर, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों के सामने यहां पर एक कार्टून है जो यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कुछ, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, रिसेंटली ये चीजें अभी न्यूज में है, तो 40 से 50 शब्द में आप लोग इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, तो ये आप लोगों का एक आंसर राइटिंग का भी स्टार्टिंग फेज जो है वो आप लोग बोल सकते हैं, जिसको आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक छोटी सी न्यूज है यहां पर जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो शहीद थे यहां पर पाकिस्तान के अंदर में, हाफिज सईद जो कि आज की डेट में जो चीफ जिनको बोला जाता है यहां पर जमात उद दावा, ठीक है, JUD जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ये पर्टिकुलर जो टेररिस्ट है UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो कि काफी खतरनाक टेररिस्ट माना जाता है। इसको 10 साल की सजा सुनाई गई है यहां पर, कहां पर, पाकिस्तान के अंदर में। तो देखते हैं क्या कंडीशन यहां पर बनती है, कितने लंबे समय तक ये पर्सन जेल में रह पाता है। तो हमारे लिए एक तरीके का ये अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हैं, लंबे समय तक यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग का जो एफर्ट था यहां पर, सबसे पहले तो कैसे इसको टेररिस्ट जो कैटेगरी में लेकर लाया जाए, पर लेकिन पाकिस्तान अभी आप लोगों को पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अभी फिलहाल वो ग्रे लिस्ट में है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए भी ऐसी ये चीजें कर रहा है। तो देखने वाली बात यहां पर ये होगी कि कितने लंबे समय से यहां पर ये चीजें कंटिन्यू रख पाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फरवरी के महीने में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फिर से मीटिंग होने वाली है, तो उस मीटिंग में पाकिस्तान का डिसीजन लिया जाएगा कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेगा फिर ब्लैक लिस्ट में जाएगा। तो उसके चलते यहां पर पाकिस्तान ये सारे स्टेप उठा रहा है, ठीक है। तो यहां पर अभी ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को ये सीन देखने को मिल रहे हैं, ये यहां पर अभी जो यहां पर बैन टोल प्लाजा नियर नगरोटा, जब आप लोग अगर वैष्णो देवी जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा यहां पर ये सारी चीजें पर्टिकुलर एरिया से जब जाते हैं होते हुए, तो उसी के एरिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर अभी ये कंडीशन देखने को मिली, जिसमें कुछ अचीवमेंट भी हमारी रहे। 4 जो मिलिटेंट थे यहां पर जो एक तरीके से उनको मारा गया, हमारे 2 पुलिस मैन भी यहां पर इंजर्ड हो गए, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि सिचुएशन कैसे चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर इसको ध्यान में रखते हुए। एक इंटरेस्टिंग जो आप लोगों के सामने आज आर्टिकल डिस्कस करूंगा, उससे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर, और ये क्वेश्चन नहीं है और ये कल के लिए निबंध भी है ये, जी हां सही सुना आप लोगों ने, यानी कि आप लोगों के पास में 2 दिन हो गए अब, यानी कि आज आप लोग एज ए क्वेश्चन की तरीके से इसको ट्रीट कीजिएगा, और कल आप लोगों को यही निबंध भी लिखना है, एक ही लाइन रहेगी, इसी को क्वेश्चन और इसी को निबंध में कन्वर्ट करना है। रीजन क्या है इसके इंपॉर्टेंट अभी आर्टिकल में भी आप लोगों को बताऊंगा। बात की जा रही है ट्रेड वॉर इज ए सबसेट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि जो युद्ध, जो व्यापार युद्ध है जो अभी यूएसए और चाइना के बीच में चल रहा था, वो एक तरीका सबसेट है किसका, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का, यानी कि अपनी कंट्री के ट्रेड के ऊपर फोकस देना, अपनी कंट्री के व्यापार को प्रोटेक्ट करने का एक सबसेट है, यानी कि उसके अंदर है यहां पर ये, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं हम लोग SLV, तो SLV यहां पर
एक परिवार हो गया, उसके अंदर सबसेट हो गए हम सारे, यानी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं सारे। तो ट्रेड वॉर ये सबसेट है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का, यानी कि ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के अंदर आता है ट्रेड वॉर। ये यहां पर समझाना है आप लोगों को। तो इसको निबंध भी लिखना है और ऐसे भी आप लोगों को क्वेश्चन भी लिखना है। आज क्वेश्चन की तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा और कल के लिए निबंध भी है आप लोगों के लिए। आज तो आप लोगों को 200 से 250 शब्द में इसको एक्सप्लेन करना है, पर लेकिन कल के लिए आप लोगों को जो एक्सप्लेन करना है, ये जो एक्सप्लेनेशन होगा आप लोगों का 1000 से लेकर 1200 शब्द में होगा। और ये ऐसे कई बार क्वेश्चन आप लोगों से दिए जाते हैं इस तरीके की स्टेटमेंट, तो ये आप लोग अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी ये न्यूज में किस लिए है, पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देता हूं। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब चुनकर आए, उस टाइम पर उनका सबसे बड़ा फोकस यह था कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है। अमेरिका तो ग्रेट बना नहीं, पर डोनाल्ड ट्रंप जरूर महान हो गए। आने वाली सदियों में याद रखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप नाम का एक इंसान यूएसए का प्रेसिडेंट बन के आया था। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि वो आज की डेट में भी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो आरोप लगा रहा है आज की डेट में इंसान कि आज की डेट में जो कंडीशन चल रही है यूएसए के अंदर, उसके चलते इलेक्शन को कैंसिल कर देना चाहिए और फिर से इलेक्शन यहां पर कराने चाहिए। जबकि जनता ने अपना जो मैंडेट है वो सुना दिया है। जनता ने जो फेवर किया है यहां पर अभी फिलहाल, वो डेमोक्रेटिक जो कैंडिडेट है जो बाइडेन, वो यहां पर जीत कर आए। पर डोनाल्ड ट्रंप इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप लोग इनका ट्विटर हैंडल फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो अभी ये बोल रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। पहले बोल रहे थे हम जीतने वाले हैं, बोल गए हम जीत गए हैं। यानी कि ये बंदा जो है अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अच्छा डेडिकेशन है, आप लोगों को भी ऐसा डेडिकेशन अपनी पढ़ाई में लेकर आना चाहिए, पर लेकिन सही तरीके से। तो यहां पर उस टाइम पर इनके द्वारा क्या क्या हरकतें की गई, उस टाइम पर इनके द्वारा कई सारी हरकतें की गई। एक तो चाइना के ऊपर कई सारे प्रतिबंध इनके द्वारा लगाए गए व्यापार में। चाइना तो छोड़िए, हमारे ऊपर भी जो हमारे कंट्री के साथ में इनके कई सारे अच्छे रिलेशन थे। अगर आप लोग बात करें, जैसे आप लोग बात करें जीएसपी, ठीक है, तो जो यहां पर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था, हमारी कंट्री के कई सारे प्रोडक्ट हम लोग यूएसए में ले जाकर बेचते थे, तो उन पे टैक्स नहीं लगते थे। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला या तो हमारी बात मानो जो हम चाहते हैं, वरना हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएंगे और हम इन प्रोडक्ट को जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर निकालेंगे। तो बंदे ने सेम काम किया, निकाल दिया हम लोग को बाहर उस सिस्टम से, और हमारे प्रोडक्ट वहां पर महंगे हो गए। तो एक तरीके से अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को बेचा जा सके अच्छे से, इसलिए चाइना के प्रोडक्ट पर उसने प्रतिबंध लगाया। इवन जो उसके दोस्त थे यहां पर, उनके कंट्री पर भी उसने यहां पर कई सारे एरिया में प्रतिबंध लगाने की बात की, जैसे स्टील वगैरह हो गए और कई सारे प्रोडक्ट हो गए। और बाकी के जो उसके पड़ोसी देश हैं, जैसे कि मैक्सिको हो गया, ऊपर कनाडा हो गया, इनके साथ भी उसने फिर से डील साइन की, ताकि वहां पर जो व्यापार होता है उसके व्यापार को एक सही डायरेक्शन दी जा सके। तो डोनाल्ड ट्रंप वो इंसान है, वो उस कंट्री के प्रेसिडेंट थे जिसके द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबलाइज को हमेशा सपोर्ट किया जाता था। ग्लोबलाइज को सपोर्ट किया जाता था, वो समझिए आप लोग, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फिर आर्टिकल में अंदर चलूंगा। आप लोगों को पता है एक टाइम ऐसा था, हमारी कंट्री और चाइना जो थी वो नई नई आजाद हुई थी। हमारी कंट्री 1947 में और चाइना जो थी 1949 में आजाद हुई थी। तो उस टाइम पर हमारी कंट्री की ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थी, हमारी कंट्री बस एक मार्केट थी। जैसे आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए, हमारी कंट्री में कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और चाइना तो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब हो चुका है। चाइना प्रोडक्ट बेचता है आज के डेट में बाहर की कंट्री में जाकर। उस टाइम पर हमारी कंट्री में लोग तो थे दुनिया भर के, पर लेकिन बाहर से सामान खरीदा करते थे हम सारी चीजें। यानी कि जैसे यूएसए से सामान बेचे जा रहे हैं, फ्रांस, यूरोप, जर्मनी से सामान हमारी कंट्री में बेचे जा रहे हैं। तो हमारी कंट्री को मार्केट की तरीके से ट्रीट किया जाता था, यानी कि उन्होंने प्रोडक्ट बनाया वहां पर और बेच दिया हमारी कंट्री में लाकर। तो उस टाइम पर वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात करते थे, यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है खुला हुआ होना चाहिए, सबको एक दूसरे के साथ में व्यापार करना चाहिए। क्यों ऐसी बातें बोलते थे? वो इसलिए बोलते थे क्योंकि उनका फायदा होता था, वो उनका फायदा होता था, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाकर सामने रख दी, ताकि हमारी जैसी कंट्री के ऊपर प्रेशर डाला जा सके, हम लोग अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ओपन करें। और इसका चीजें आप लोगों को देखने को मिली 1990s में जाकर हम लोग हमारी कंट्री में रिफॉर्म लाए गए, जिसको ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन बोला गया। इन जो ग्लोबलाइज्ड रिफॉर्म हमारी कंट्री में लाए गए, हमारी कंट्री को फायदा भी हुआ। हमारी कंट्री वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए ओपन हुई, हमारी कंट्री में सर्विस सेक्टर काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ, लोगों को जॉब मिलनी स्टार्ट हुई, हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई और इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग को रिकॉग्नाइज करना भी स्टार्ट किया गया काफी लार्ज स्केल में। पर लेकिन अब ये चीजें जो थी, यहां पर हमारी कंट्री में जब कंपनी आ गई, हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई, हमारी कंट्री में भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, तो चाइना में तो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ गया। अब जो प्रोडक्ट ये बेचकर हमारी कंट्री में लाकर बेचते थे, अब हम लोग खुद वो प्रोडक्ट बनाने लगे कई सारे, और इतने लार्ज स्केल पर बनाने लगे आज के में चाइना। तो चाइना तो ऑल ओवर वर्ल्ड को सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो मार्केट था पहले प्रोडक्ट खरीदने का, अब वो सप्लाई करने का मार्केट बन चुका है। और जो पहले सप्लाई करने का एक तरीके से मार्केट था, अब वहां पर सामान उल्टे होने लगे, यानी कि वहां पर जाकर बेचे जाने लगे। अब ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। अब इनको वो चीजें बुरी लगने लगी, क्योंकि पहले जो चीजें थी वो फायदा पहुंचा रही थी, वो चीजें नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए कहते हैं टाइम हर टाइम एक जैसा नहीं होता है। तो अब इनको ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दिक्कत लगने लगी। इनको लग रहा है कि अब तो यार
फंडा उल्टा हो गया जैसे सोचा था। अब ये बोल रहे हैं कि अपनी कंट्री फोकस करते हैं। अब इनको वो सारी चीजें याद नहीं आ रही कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड होना चाहिए, ऐसे लेकर चलना है दुनिया को, वो सारी चीजें ये सारे फंडे इनके द्वारा छोड़ दिए। तो अब हमारी कंट्री जो है, जिसको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए कि हमारी कंट्री एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आगे आकर निकल कर आ सकती है, और खासकर जहां पर चाइना में जो लेबर है वो काफी एक तरीके से महंगी हो चुकी है, और वहां से कंपनी अपना जो बिजनेस है उसको हटाकर एक सस्ती लेबर वाली कंट्री में ले जाने की कोशिश कर रही है। तो उनको ऑल्टरनेटिव खासकर कपड़े इंडस्ट्री में कौन से दिख रहे हैं? वियतनाम दिख रहे हैं, बांग्लादेश दिख रहे हैं। तो हम लोग उसको ग्रैप नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग आसानी से उस जो अपॉर्चुनिटी है उसको अपनी कंट्री में लेकर आ सकते हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री में जो लीडर हैं वो एक नया फंडा फॉलो कर चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर यहां पर ये आर्टिकल है। समझिए क्या बात की जा रही है। हमारी कंट्री में जो इकोनॉमी है वो लिबरलिज्म ऑफ यानी कि उदारवादता जो है उससे हटती जा रही है, और अपनी कंट्री में भी प्रोटेक्शनिज्म की नीति आ रही है, यानी कि हम भी डोनाल्ड ट्रंप बनते जा रहे हैं। ये यहां पर राइटर बोल रहे हैं। कैसे? समझिए। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म जो है आज के डेट में वो एक ऑफिशियल पॉलिसी हो चुकी है, लगता है गवर्नमेंट की आज के डेट में, और कहीं ना कहीं ये उनकी आइडियोलॉजी जो चल रही है उसके बेस पर ये लेकर चल रहे हैं। जो आइडियोलॉजी शब्द इनके द्वारा यूज किया गया वो कहां से निकल कर आया, तो वो आर्टिकल के एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए पहले वहीं पर लेकर चलता हूं ताकि आप लोग इसको समझ पाए। यहां पर यह समझाने की कोशिश की गई कि अगर पुराने टाइम में आप लोग जाइएगा तो जो संघ परिवार है या फिर उसके जो लीडर हुआ करते थे जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय जी, इनके द्वारा एक वर्ड यहां पर एक कॉइन किया गया, एक तरीके से वर्ड को कंपेन किया गया, स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब था इंडिजिनियस प्रोडक्ट। उस टाइम पर समझ में आता था आजादी से पहले इंडिजिनियस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस देकर चलो, सारी चीजें हम लोग की यहां जो विदेशी इंपोर्ट है उसको कंप्लीटली इग्नोर करो। पर लेकिन आज की डेट में जो दुनिया है वो एक दूसरे के साथ में काफी लार्ज स्केल पर कनेक्ट हो चुकी है, और आज की डेट में हमारी कंट्री को भी बहुत फायदा हो रहा है अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी को ओपन करके रखते हैं। पर लेकिन हमारी कंट्री जो है, यहां पर बोला जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं वो जो उनके गुरुज हैं जिनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अपनी कंट्री को जो एक लिबरल इकोनॉमी होनी चाहिए उसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं, और ये दुनिया देख रही है। आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री में टैरिफ को इंक्रीज कर रहे हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उन सबसे हम लोग बाहर निकल रहे हैं, या फिर बहुत कम हम लोगों ने कर दिया है। वोकल फॉर लोकल, ये तो अच्छी बात है, लास्ट वाली लाइन तो मैं अच्छी बोलूंगा, वोकल फॉर लोकल, इनके अपने लोकल प्रोडक्ट को हम लोग आगे लेकर आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। पर लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते कि कंप्लीटली इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको हम लोग बैन कर दें, पर हमारी कंट्री का रवैया कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इवन हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आज के में जयशंकर प्रसाद साहब, उनके द्वारा भी डिसअप्रूव कर दिया गया, यानी कि वो भी ये बोल रहे हैं कि फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइज जो कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है हमारी कंट्री के लिए। तो इससे ऐसा लगता है कि हम लोग एक पुराने एरा में जा रहे हैं, यानी कि पुराने टाइम में जा रहे हैं। पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, गवर्नमेंट जो है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर एक सील लगाकर रखती थी ताकि बाहर के जो लोग हैं उसकी कंपटीशन में न आ सके और अपनी ही कंट्री पर फोकस देकर चलें। बैरियर लगा देते थे बहुत सारे, कई सारे ट्रेड टैरिफ लगा देते ताकि बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में एंट्री ना कर सके। तो ऐसी कंडीशन कुछ देखने को मिलती थी। तो आज की डेट में जो मिनिस्टर यहां पर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक पुराने वाला जो पैटर्न फॉलो करके चलने की कोशिश की जा रही है, जैसे पास्ट में जो दुनिया फॉलो किया करती थी। तो जो पास्ट वाला जो ट्रेड है वो उस तरीके का अगर देखने को मिलेगा। उस टाइम पर हमारी कंट्री जो थी वो डी इंडस्ट्रियलाइज थी, हमारी कंट्री में कोई भी इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, पर आज के दिन में हमारी कंट्री में इंडस्ट्री है। अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट ले जाकर बाहर बेचना चाहते हैं तो बाहर के प्रोडक्ट में हमारी कंट्री में आएंगे ही आएंगे। तो हम लोग प्रोटेक्शनिज्म की नीति किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, वो भी इस टाइम पर जब हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस लेती है। रेमिटेंस क्या है, हमारी कंट्री के लोग बाहर जाकर काम करते हैं और वहां से जो कमाकर पैसा घर भेजते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलता है हम लोग को। तो इतना सारा रेमिटेंस हम लोग वर्ल्ड में ले रहे हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस ले रहे हैं। हम लोग अगर प्रोटेक्शनिज्म की नीति फॉलो करेंगे तो दूसरी कंट्री प्रोटेक्शनिज्म की नीति फॉलो करेगी, वो अपनी ही कंट्री के लोगों को काम देगी, हमारी कंट्री को काम ही नहीं देगी। तो वो लोग वापस आएंगे तो फिर क्या होगा। तो एक बैलेंस जो होना चाहिए वो यहां पर नहीं बना पा रही है हमारी कंट्री की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। हमारे द्वारा अभी यहां पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो जो राइटर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, यहां पर सुनिएगा ध्यान से। वो बोल रहे हैं हम लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो हमारी वीकनेस दिखाता है, ये नहीं दिखाता कि हम लोग बोल्ड पर्सन है। वीकनेस कैसे दिखाता है, हम लोगों ने आखिर ज्वाइन क्यों नहीं किया, पहले आप लोग ये समझिए। हम लोगों ने उसको ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी कंट्री में यानी कि चाइना में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर फ्लड होने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी कंट्री के जो किसान है, हमारी कंट्री के किसानों के जो प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, यानी कि वो महंगे होंगे और बाहर के प्रोडक्ट सस्ते होंगे। तो हमारी कंट्री किसानों के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे और बाहर की कंट्री किसानों के प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट करेंगे। इस लाइन को समझिए। आखिर हम लोग अपनी कंट्री किसानों के प्रोडक्ट को इतना ताकतवर क्यों नहीं बना पा रहे हैं ताकि बाहर की कंट्री के प्रोडक्ट हमारी कंट्री में कितने ही क्यों ना आ जाए पर हमारी कंट्री के प्रोडक्ट खरीदें। तो इसके लिए हम लोग को किसानों को सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिससे बाहर की कंट्री सब्सिडी देती है। किसानों को हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा अच्छे से। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये समझिए
चाइना के प्रोडक्ट हमारी कंट्री में फ्लड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट खर्च ही नहीं करती है, तो वो भी सेक्टर नहीं है। तो इनडायरेक्ट वे में हम लोग अपनी कमजोरियों को छिपा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करने से मना किया है। अगर हम लोग ताकतवर होते, हम लोग बोलते ठीक है ले हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी और हम लोग अपनी कंट्री में दबाकर हम लोग अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करेंगे अपनी कंट्री में। हमारी कंट्री में तो लेबर भी इतनी सस्ती है कि प्रोडक्ट बनाएंगे तो बाहर की कंट्री बोल रही है हमारी कंट्री में अगर प्रोडक्ट बनाएगी, तो हम लोग अपनी कंट्री में खुद प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं? तो ऐसा माहौल हमारी गवर्नमेंट क्यों तैयार नहीं कर पा रही है? तो हम लोग कुछ चीज को छोड़कर अगर जा रहे हैं तो हम लोग अलग थलग पड़ रहे हैं। यहां से इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जो कंट्री है टोटल मिलाकर 15 कंट्री है, पहले 16 थी। तो सारी जो आसियान कंट्री होगी 10। कौन कौन सी आसियान कंट्री नीचे कमेंट बॉक्स में उनके नाम लिखिए, क्योंकि G20 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो फ्यूचर में आसियान के ऊपर भी क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। 10 तो आसियान कंट्री होगी, बाकी इंडिया और चाइना थे, साउथ कोरिया और जापान थे, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। तो इंडिया बाहर निकल गया। अब कौन रह गया? चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी कि आसियान प्लस 5 कंट्री रह गया। पहले आसियान प्लस 6 कंट्री थे। अगर इस पर्टिकुलर रीजन में हम लोग इसको छोड़कर बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को पता है क्या कंडीशन बनने वाली है? हम लोग इस रीजन के साथ में ये एग्रीमेंट करेंगे नहीं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो यूरोप की इकोनॉमी है, वेस्टर्न इकोनॉमी है, खासकर यूएसए की, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है आज के डेट में, खासकर कोविड-19 के चलते और ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म उनके लिए सामने निकल कर आ रहा है। तो अगर ये इकोनॉमी हम लोग को मिलेगी नहीं, उस इकोनॉमी में हम लोग जा पाएंगे नहीं, तो हम लोग अपनी कंट्री को कैसे लेकर चलेंगे? तो इस तरीके से आप लोग ये समझिए हम लोग कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते हुए नजर आएंगे। तो इंडिया आज की डेट में कहीं ना कहीं एक रीजनल और ग्लोबल लेवल पर भी हम लोग एक मार्जिन पे आ जाएंगे, एक साइड में हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे साथ में काम करने वाली कंट्री है जिसको हम लोग क्वाड कंट्री बोलते हैं, उसमें से जापान और ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन कर रहे हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। तो इंडिया आज की डेट में अगर देखिए ईस्टर्न जो एशियन नेशन है उनके साथ में भी हम लोग मिलकर काम कर सकते थे, मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग लेकर आगे बढ़ सकते थे प्रॉपर वे में। पर लेकिन अलग हम लोग चाहते हैं उनके साथ में एग्रीमेंट करें, तो हम लोग को भी अपनी इकोनॉमी को पैटर्न में रखना पड़ेगा। हम लोग उनसे अपनी बातें मनवा सकते थे, पर लेकिन हम लोग उनसे अपनी बातें मनवा ही नहीं पाए, और बाद में चीजें सामने निकल कर आ रही, तो अब हम लोग उसको ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, सामने वाले को अगर आप लोग को अपनी बात मनवानी है तो आप लोग के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप लोग उसको अपनी बात मनवा सको। अगर आप लोग के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि आप लोग उसको अपनी बात मनवा सको, तो इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं कमजोर फील कर रहे हो उनके सामने, इसलिए आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो यही बेसिक फंडा यहां पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर आना, ग्लोबल वैल्यू चेन में अपना पार्टिसिपेट करना, तो आप लोगों को इसका पार्ट बनना पड़ेगा। पर लेकिन इंडिया क्या कर रही है? इंडिया क्लोज कर रही है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, जबकि इसको ओपन करना चाहिए था। अगर हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में बात करें, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेड कैसे चलता है उसके बारे में फोकस देकर चलता है, इसमें बोला गया कि इंडिया की अगर टैरिफ के बारे में बात करें, जो इंपोर्ट टैरिफ लगाता है, यानी कि बाहर से अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ रहे हैं और उसके ऊपर जो टैक्स हम लोग लगाते हैं 13.8% के करीब देखने को मिलते हैं। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है ना आज के डेट में, उनमें सबसे ज्यादा है ये। यूनाइटेड नेशन ट्रेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTD, ठीक है। तो यहां पर UNCTD के बारे में अगर बात करें, तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये बोलती है कि हमारे इंपोर्ट जो रिस्ट्रिक्शननेस इंडेक्स है उसमें हम काफी रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हम लोग बाहर की कंट्री के प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में आने नहीं देते हैं, काफी रिस्ट्रिक्टेड जोन में अपने प्रोडक्ट को हम लोग रखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के बारे में अगर आप लोग बात करिए, उसके बारे में बात करें, तो गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो भी खुद भी फेल हो चुके हैं हमको ये एक्सप्लेन करने में। अगर उनसे पूछें कि हम लोग कहीं ना कहीं, उनसे पूछा गया कि हम लोग आखिर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने उनकी बात क्यों नहीं मनवाई, तो फेल हो चुके हैं कहीं ना कहीं इस चीज का आंसर देने में भी, क्योंकि हम लोग फेल हो चुके हैं कन्विंस करने में जो 15th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कंट्री है उनको अपने हिसाब से उनको मॉडिफाइड करने में। क्योंकि जिस तरीके से यूएसए को देखिए, उसने कनाडा और मैक्सिको को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि वो पावरफुल कंट्री है, उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी है, पर हम लोग नहीं कर पाए। और फिर वही बात हो जाती है, अगर काम हो गया तो सही है, वरना अंगूर खट्टे हैं। अब हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गए, क्यों? क्योंकि हमको अंगूर खट्टे लग रहे हैं। क्यों? इसलिए यहां पर हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी, जो ओपननेस है और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, क्योंकि वो चीजों को अपने फेवर में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए हैं। बेसिकली तो फंडा ये है, यानी कि अपने फेवर में कन्वर्ट हो जाते तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप उनको बढ़िया लगती, और अपने फेवर में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो उनको बेकार लग रही है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो इस फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के बारे में, तो हमारी कंट्री में सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो मैक्सिमम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ग्लोबलाइज्ड जो इकोनॉमी हमारी निकलकर सामने आई है, इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ में हमारी कनेक्टिविटी बनी है, उससे वो सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करें, तो मैक्सिमम अगर आज के डेट में आप लोग देखिए, हमको जो सपोर्ट मिलता है IMF से, वो हमारी कंट्री को मिलता है, क्योंकि हम लोग एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का पार्ट है।
पोस्ट 1991 यानी कि जब से हमारी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी कि एलपीजी रिफॉर्म लाए गए, हमारी कंट्री में प्रोस्पेरिटी बढ़ी है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन अगर बात करें जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं यहां पर अरविंद पनगरिया, ये यहां पर 2015 से लेकर 2017 तक यहां पर कनेक्ट रहे नीति आयोग के साथ में, जो कि एक थिंक टैंक है हमारी कंट्री का। इनके द्वारा ये बोला गया कि 2004-5 में हमारी कंट्री में जो पुअर्टी थी वो 40% के करीब हुआ करती थी, अब घटकर 2011-12 में 20% के करीब आ गई है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग ओपन की है अपनी इकोनॉमी और सारी चीजें, उसकी वजह से ये चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये कहने का मतलब यहां पर ये हो गया, आज की डेट में अगर आप लोग देखिए कि 8% के करीब जो बात की जा रही है ड्यू टू लॉकडाउन, और एवरेज जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी 8%। तो इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बड़ा रीजन प्ले कर रहा है इसमें, एक इंजन ऑफ प्रोग्रेस और ग्रोथ का है यहां पर, यानी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ में हमारी कनेक्टिविटी है, इसलिए हम लोग ये 8% ग्रोथ यहां पर लेकर आ पाते हैं, वरना ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो आज की डेट में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो चीजें फॉलो करके चल रही है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है यहां पर, ये एक पुरानी नीति फॉलो करके चल रही है जो कि संघ परिवार की नीति है। हालांकि ये चीजें आप लोगों को नहीं लिखनी है आर्टिकल के अंदर, ये मैं कट करने वाला था, पर फिर आप लोग समझ पाओ कि एग्जैक्टली जो टाइटल में भी बोला गया है यहां पर इनके द्वारा, ठीक है, वो चीजें आप लोग समझ पाओ कि इंडियाज मास्क ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म, तो इन्होंने यहां पर भी बोला है और फिर स्टार्टिंग की लाइन में बोला है कि आइडियोलॉजिकल लर्निंग, ठीक है, तो इस बात को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक जो आइडियोलॉजी है यहां पर उसको फॉलो करके चले जा रहे हैं, तो इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है आर्टिकल को समझने के लिए। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि संघ परिवार की आइडियोलॉजी फॉलो करके चल रहे हैं, स्वदेशी के बारे में फोकस कर रहे हैं और पूरे अपना जो व्यापार है उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री को एक सही पैटर्न में लेकर नहीं चल पाएंगे। टैरिफ इंक्रीज करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट पर भी टैरिफ लगाएगी बाहर की कंट्री, इसी के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर निकलेंगे तो हम लोग अपने आप को अलग थलग पड़ा हुआ पाएंगे। तो आज की डेट में जो कंट्री क्वाड ग्रुप की जो कंट्री होगी उसके साथ में अगर हम लोग बात करें, या फिर दूसरे जो मेंबर हो गए जिनके साथ में हम लोग मिलकर काम करने की कोशिश करें, वो अपने आप को प्रोटेक्शनिज्म की ओर ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर बात करें तो हम लोग एक ऐसे हाशिया पर आकर खड़े हो गए हैं, एक ऐसे जगह पर आकर खड़े हो गए हैं कि अगर यहां से हम लोगों ने कोई सही डिसीजन नहीं ले तो हमारी जिंदगी जो है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है ना तो वो उभर पाएगी और बर्बादी की ओर हम लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यहां पे इसीलिए बोला गया कि जो ट्रेड वॉर चलती है वो प्रोटेक्शनिज्म है जो ट्रेड को लेकर, उसकी एक सबसेट है यहां पर ये। तो यहां पर आप लोग चाइना और यूएसए के बीच में जो झड़प चल रही थी ट्रेड वॉर को लेकर वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, हमारे और यूएसए के बीच में जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस थे वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आज तक आप लोगों को पढ़ाया, अच्छा सा आंसर, प्यारा सा आंसर आप लोग निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर डिस्कशन से, ठीक है। और जो नहीं लिख पाते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे आंसर राइटिंग आप लोग करनी है, बाकी दूसरे कैसे आंसर लिख रहे हैं उनको आप लोग देखिए, वहां से आंसर लिखना स्टार्ट करिए। मां के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है, स्टार्ट कीजिएगा, आराम आराम से सीखने लगोगे। स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा हूं एकदम लिखना स्टार्ट कीजिए, पहले समझना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करना, चीजों को देखना स्टार्ट कीजिए। पहले आप लोग चीजों पे कमांड करना स्टार्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों तक, 1-1.5 महीने तक पहले देखिए कौन कौन कैसे लिख रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए, उसके बाद में आप लोग एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो यह है जो बेसिक बातें मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बारे में। फ्री स्पीच क्या है? फ्री स्पीच का मतलब एक प्रोडक्टिव, एक पॉजिटिव साइन, यानी कि आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, कोई डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एक क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। अगर आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप लोग मेरा कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि सर आपकी वीडियो के अंदर ये दिक्कत है, लेकिन आप लोग मुझे बता भी रहे हैं कि सर ये दिक्कत है, इसको ऐसे सुधार लो, जैसे मैं बोलता हूं ना वीडियो के एंड में आप लोग अपना सजेशन देकर जरूर जाइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो इसका मतलब पसंद आ रही है, डिसलाइक करते हैं इसको मतलब पसंद नहीं आ रही है, तो ये सजेशन होता है, फीडबैक होता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वीडियो सही डायरेक्शन में जा रही है फिर गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो इसीलिए यहां पर प्रत्येक जो वीडियो होती है वो एक तरीके से आप लोगों को कैसी लग रही है उसका जो फीडबैक होता है वो एक तरीके से आप लोगों का एक तरीके से क्रिटिसिज्म है मेरे लिए, ठीक है। अगर आप लोग उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं पर लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव है कि मुझे इसको इंप्रूव करना है। पर लेकिन हेट स्पीच क्या हो गई? रिलीजन के नाम पर कि उसका रिलीजन ऐसा है, हमारा रिलीजन ऐसे है, सामने वाले को गाली गलौज करना, इस तरीके की हरकतें करना, ये सारी जो सोसाइटी में हार्मनी होती है उसको बिगाड़ने का काम करना, पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर कोई उल्टी सीधी हरकतें करना, ये एक तरीके से सामने वाले की इमेज खराब करने वाली बात करना। आप मुझे ये कह रहे हैं कि सर आप अपना जो बेसिकली वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर लो, ठीक है, तो ये इंप्रूव करनी है मुझे। अब ये अच्छी बात आप लोग कह रहे हैं, ठीक है, आप लोग ये थोड़ा कह रहे हैं सर वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है उसको डिग्रेड कर लो, ठीक है, तो वो तो नेगेटिव चीज हो जाती है। तो इस तरीके से जो चीजों को इंप्रूव करने का काम करे वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, पर लेकिन जो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाए, आप लोग मुझे बोल रहे हैं सर आप पे तो कुछ नहीं आता है, सर आप कुछ जानती नहीं है, सर आप तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब पता गाली देनी स्टार्ट कर दी कमेंट बॉक्स में। अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दी तो मैं खुद डिमोटिवेट फील करूंगा, मैंने कहा लगता है मेरे बस की ये काम ही नहीं है, इस काम को छोड़ देता हूं, कुछ और कर लेता हूं, तो ऐसी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है तो क्यों? क्योंकि आप लोग
लोग फीडबैक अच्छा दे रहे हैं। जिस दिन फीडबैक नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे बोलना स्टार्ट कर देंगे बच्चे की सर आपकी बस की नहीं है, ये काम छोड़ दो, कुछ और कर लो जाकर, ये आपसे नहीं हो पाएगा, आप इसके लिए सुटेबल ही नहीं हो, अगर ऐसा बोलना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब सही है भैया, जिनको मैं पढ़ा रहा हूं उनको ही पसंद नहीं आ रहा, तो पढ़ाने का मतलब क्या रह गया? तो इसका मतलब यह कि वो चीज छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए। तो यहां पर यह भी एक तरीका फीडबैक अच्छा है, पर लेकिन हेट स्पीच हो गया, गाली गलौज देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक तरीके से उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो एक माहौल बिगाड़ने स्टार्ट कर दिया। कमेंट बॉक्स में मैंने कोई आर्टिकल रिलीजन के ऊपर पढ़ाया, आप लोग लड़ना स्टार्ट कर दें कि हमारा रिलीजन ऐसा है, तुम्हारा रिलीजन कैसा है, वो सब चीजें, कुछ बातें भी आप लोग यहां पर देखते हैं। फ्री स्पीच और हेट स्पीच में डिफरेंस अगर समझना चाहिए, डिबेट करना, डिस्कशन करना, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसिज्म करना, एक्सपीरियंस को शेयर करना, ये सारी फ्री स्पीच होती है। पर लेकिन अगर आप लोग यहां पर करने लगे इस्लामोफोबिया, यहां पर इसी के साथ में होमोफोबिया, या फिर रेस को लेकर, सेक्स को लेकर, कलर को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर, इन सब चीजों के बारे में अगर आप लोग एक तरीके से क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दें, तो ये हेट स्पीच हो गई, क्योंकि ये हार्मनी को बिगाड़ने का काम करेगी, ना कि सिचुएशन को सुधारने का काम करेगी। तो इसके बारे में यहां पर बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग बात आप लोग यहां पर ये समझिए, आखिर ये क्यों आर्टिकल यहां पर न्यूज में है। आर्टिकल रिसेंटली अभी आप लोगों को यहां पर कुछ दिनों पहले तो आप लोगों को देखने को मिला था कि यहां पर एक ये पर्टिकुलर चैनल था, ठीक है, सुदर्शन न्यूज करके, इसमें एक पर्टिकुलर न्यूज चलाई गई यहां पर यूपीएससी जिहाद करके, ठीक है। तो उसमें कई सारे झूठे फैक्ट यहां पर प्रस्तुत किए गए इनके द्वारा, जिसके चलते काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म और सुप्रीम कोर्ट ने इसके एपिसोड पर रोक भी लगा दी। वो कंडीशन अभी देखने को मिली। इसी के साथ में जब कोविड-19 के बारे में हम लोग बात करें, तो कोविड-19 के चलते जो तिबलगही जमात वाली कम्युनिटी है यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, तो ये जो जमात वाली कम्युनिटी है, ये माना जा रहा है कि इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कंटिन्यूअसली कि इनकी वजह से कोविड-19 पूरी कंट्री में फैला है। यूएसए में तो तिबलगई जमात नहीं थी, यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं वहां पर कैसे फैल गया। ये सारी चीजें पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करना किसी चीज को लेकर, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। और कई सारे न्यूज चैनल ने भी यहां पर हरकतें की कि इस चीज को सपोर्ट किया। तो अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर ये बोल रहा है गवर्नमेंट को कि देखो यार, या तो तुम ये चीजें सुधारो, वन नहीं तो यहां पर जो रूल और रेगुलेशन है कुछ तो हम करेंगे। और यहां जो भड़काऊ भाषण देखने को मिलते हैं, यहां पर ये जर्नलिज्म के भड़काऊ पत्रकारिता देखने को मिलती है, ये चीजें आप लोगों को सुधारनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को ये बोला है कोई ऐसे मेजर लेकर आओ ताकि जो कम्युनल हार्मनी है सोसाइटी में वो बनी रहे। और टेलीविजन जो उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज करते हैं और उल्टी सीधी चीजें यहां पर लेकर आते हैं, जिसके चलते यहां पर ये उल्टे सीधे हरकतें सोसाइटी में देखने को मिलती है, रिलीजन को नाम पर, कास्ट के नाम पर, या फिर आप लोग देखिए किसी भी ऐसी चीज को लेकर जिससे भड़काऊ चीजें होती है सोसाइटी में उसको लेकर, तो ये जर्नलिज्म नहीं हो गया, ये सोसाइटी को डिवाइड करने वाला काम हो गया। तो इनको रोकने का काम कीजिए। तो ये एक तरीके से यहां पर ये जो जर्नलिज्म है, भड़काऊ पत्रकारिता, ये ब्रॉडकास्ट नहीं होनी चाहिए, इनको रोकने का काम करो। ये क्वेश्चन सामने निकल कर आ रहा है। कोर्ट ने यहां पर ये बोला कि गवर्नमेंट अगर फेल होती है सब करने में, तो एक लेवल जो है जर्नलिज्म का वो इतना नीचे गिर जाएगा कि हम लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे। फिलहाल अभी टाइम है उसको संभाल लेना चाहिए, वरना वो इतने लेवल पर चला जाएगा कि वहां से उठना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट के बारे में अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं, कोर्ट ने यह भी बोला कि अभी फिलहाल आप लोगों को देखने को मिला, जो ये कोर्ट यहां पर जो सुन रहे थे बेसिकली कई सारे चैनल ने ये बोला कि कोविड-19 इंडिया में फैला है तिबलगही जमात की वजह से। तो तिबलगही जो यहां पर जो बेसिकली जमात है, इसकी वजह से पूरा कंट्री में ये यहां पर कोविड-19 फैला है। तो इसके चलते यहां पर जो कई सारी सोसाइटी में यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर कई सारे उल्टे सीधे कमेंट किए गए, और जिसकी वजह से सबको यहां पर इसका दोषी ठहराया गया। यानी कि जमात में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जमात में नहीं गए, तो पूरी कम्युनिटी को गाली गलौज देना स्टार्ट कर दिया। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों को रोकनी पड़ेगी। और इसी के साथ में कोर्ट भी यही बोल रहा है कि ये कम्युनल कलर जो दिया जाता है किसी पर्टिकुलर मुद्दे को, उससे आप लोगों को चीजों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सोसाइटी की हार्मनी बिगाड़ता है, जैसे फिलहाल कोविड-19 को लेकर यहां पर बातें कर रहे हैं। पर लेकिन सेंटर जो है वो रिलेक्टेंट है। सेंट्रल थोड़ा सा यहां पर ये सोचता है कि अगर वो ऐसे स्टेप उठाएगा यहां पर कहीं ना कहीं, तो उससे क्या होगा, सेंटर का क्रिटिसिज्म होगा, ठीक है। तो कोर्ट ने यहां पर एक तरीके से बोला है कि जरूरत है, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, सेंटर अगर इंटरवीन नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा रेगुलेट करने की भी चीजों को जरूरत है, ताकि एक सही डायरेक्शन में चीजें चल सकें। इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूं। हमारी कंट्री में अगर आज के दिन में आप लोग बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट नजर आएंगे, जिसमें से आर्टिकल 19 जो है यहां पर, ये हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में और एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। पर लेकिन यहां पर एक टर्म दे रखी है जिसको बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आप लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं किस चीज के लिए, आप पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, एक डिसेंसी रखने के लिए, मोरलिटी रखने के लिए, यानी कि शालीनता और नैतिकता रखने के लिए सोसाइटी के अंदर में, तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। यानी कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरा एक्सप्रेशन जो है वो मेरी बात रखने के लिए मुझे आजादी देता है, ये नहीं कि मैं दूसरे को गाली गलौज करने लगूं, उसकी आजादी देता है। तो इससे क्या होगा, इससे तो कंडीशन और ज्यादा खराब होगी, तो वो चीजें मुझे रोकनी है यहां पर। सॉरी यार,
तो वो चीजें बेसिकली यहां पर रोकनी है, वो चीजें फॉलो करके नहीं चलनी है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहां पर हमारा संविधान भी बोलता है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लोग लगा सकते हैं, पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में भी एक बैलेंस होना चाहिए। अब ये नहीं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप लोग, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दो कि हाँ ये तो गलत काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की उल्टी सीधी हरकतें सामने लेकर आ रहे हैं, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया, तो वो नहीं होता है, ठीक है। इंडियन अगर बात करें हमारी कंट्री के अंदर में कई सारे ऐसे हमारी कंट्री में कानून है, जैसे इंडियन पिनल कोड के बारे में बात करें, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात करें, और इसी के साथ में और कई सारी हम लोग ऐसे लॉज है हमारी कंट्री में जो लिमिट कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में टाइम टू टाइम यूज भी किए जाते हैं। पर लेकिन अगर इसी के साथ में यूएसए को हम लोग कंपेयर करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहां पर जब चीजों को रेगुलेट करने की बात आती है तो वो ये बोलते हैं कि अगर हम लोग यहां पर हेट स्पीच को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देंगे तो फ्री स्पीच पर भी एक कंट्रोल लगा सकता है। तो इसीलिए वो हेट स्पीच को रेगुलेट करते ही नहीं है वहां पर। इसको एक तरीके से यूएसए का जो कोर्ट है वो रिपीटेडली यहां पर बोलता है कि हेट स्पीच जो है वो लीगली प्रोटेक्ट करती है फ्री स्पीच को, एक तरीके से देखा जाए। एक तरीके से यानी कि अगर आप लोग हेट स्पीच, वो हो सकता है किसी के लिए हेट स्पीच हो, ठीक है, पर लेकिन सामने वाला उसको एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश गवर्नमेंट ने करना स्टार्ट कर दी तो फ्री स्पीच भी यहां पर एक तरीके से सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग ये समझिए आज के में यूएसए के अंदर जो जर्नलिस्ट है ना वो ऐसी ऐसी बातें बोल के चले जाते हैं और गवर्नमेंट की औकात नहीं है कि उनको कुछ बोल सके उठाकर। इस पावर में यहां पर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं यूएसए के अंदर में। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि आज की डेट में जो जर्नलिज्म है वो बहुत ताकतफुल है, यहां पर यूएसए के अंदर में बहुत पावरफुल है। चाइना के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है चू भी कर दे वहां पर चाइना के अंदर, चाइना जैसे कहेगा जर्नलिस्ट वैसे ही वहां पर आवाज निकालेंगे। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई सांस भी लेते गवर्नमेंट के बोले बिना को किम जोंग उन जो है उनको सूली पर चढ़ा देंगे, उसको एक तरीके से उसके पकौड़े तलवा देंगे गर्म तलते हुए तेल के अंदर में, तो ये कंडीशन कर देंगे। पर लेकिन हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखिए फिर भी मोटे मोटे तौर पर एक ठीक ठाक जर्नलिज्म आप लोग बोल सकते हैं अगर वो अपने हिसाब से काम करना चाहिए। पर जर्नलिज्म क्या करते हैं हमारी कंट्री में जर्नलिस्ट, बहुत कम ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं, वो किसी न किसी गवर्नमेंट के तलवे चाटने स्टार्ट कर देते हैं। मैक्सिमम आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे, बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो बेखौफ एक तरीके से अपना इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाते हैं। अगर यहां पर गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करने पे आ जाएगी तो फिर कंडीशन ये देखने को मिलेगी कि उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। जैसे अभी बात करें सेंट्रल के द्वारा जब एफिडेविट यहां पर फाइल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा उन्होंने बोला तो यहां पर बात की गई कि एक बैलेंस बनना चाहिए और एक न्यूट्रल प्रोस्पेक्टिव इसके लिए आना चाहिए, ठीक है, ताकि यहां पर देखिए एक सबसे बड़ी बात तो आप लोग ये देखिए सबसे बुरी कंडीशन कहां से निकल कर आती है। आज की डेट में अगर आप लोग उल्टे सीधे चैनल देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आप लोग की चॉइस खराब है, इसका मतलब, ठीक है। हमारी कंट्री के जो सिटीजन है आज के डेट में जो जैसे चैनल देख रहे हैं तो वो चैनल आज के डेट में जो एक तरीके से हेट्रेड फैलाने का काम करते हैं, तो गवर्नमेंट भी यहां पर ये बात कर रही है कि हम लोग सिटीजन को थोड़ी ना बताएंगे यार ये चीजें तुम देखो ये चीजें मत देखो। अगर हम लोग किसी कंट्री का किसी पर्टिकुलर चैनल का कंट्री के अंदर उसकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में तो वो चैनल और ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब हम लोग उनको देख रहे हैं, उनकी फालतू बकवास हम लोग सुन रहे हैं। अगर हमारी कंट्री के जो सिटीजन है वो खुद पढ़े लिखे हो जाएं, उनके अंदर अवेयरनेस होए और वो ऐसे चैनल देखना बंद कर दें तो वो अपने आप ऐसे चैनल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज की डेट में अगर आप लोग देखिए कई सारे चैनल ऐसे हैं जो कि फालतू की बातें करते हैं, कोई तर्क नहीं रहता है उनकी बातों में, बेफालतू की बकवास करते हैं, दो पार्टी के लोगों को, दो रिलीजन के लोगों को ये आगे लाकर बैठा लेते हैं और फिर वहां पर भौंकते हैं कुत्तों की तरीके से, इतनी बुरी तरीके से कि वहां पर इंसानियत वाली कोई चीज ही नहीं रहती है। मतलब चिल्लाते हैं एक दूसरे के ऊपर, यार एक पर्सन बैठकर बातें कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, डिबेट कर रहा है, वो तरीका थोड़ी ना होता है। तो वो तरीका यहां पर आएगा, वो कैसे आएगा, वो तब आएगा जब पर्टिकुलर पर्सन जो है उस चीज को एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करे। जैसे राज्यसभा टीवी के डिस्कशन देखो, देखने लायक होते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के डिस्कशन सुनो, सुनने लायक होते हैं। पर लेकिन अगर इन टीवी के डिस्कशन आप लोग सुनोगे वो कुछ नहीं है, बस उनको टीआरपी चाहिए। तो टीआरपी के चलते मतलब इतनी मतलब लगता ही नहीं है यार इस एक तरीके से कि न्यूज चैनल देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि सास बहू का सीरियल चल रहा है, लड़ाई चल रही है वहां पर, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। एंटरटेनर बन गए हैं वो, कपिल शर्मा को शो बंद कर देना चाहिए, उनको बुला लेना चाहिए अपने चैनल पर, ठीक है, ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो अगर आज के लिए बात करें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी सही बोल रही है कि हम उनको देख रहे हैं तो हमको दिखा रहे हैं, यानी कि व्यूअर की चॉइस है वो यहां पर ऐसे लोगों को देख रहे हैं। तो हम लोग उनको ये तो बता नहीं सकते कि आप लोग ये देखो ये ना देखो, तो कम से कम व्यूअर को भी थोड़ा सुधरना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात बोली है गवर्नमेंट ने यहां पर। केबल टेलीविजन जो हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर बात करें, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है जिसको 1995 का एक्ट आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके तहत यहां पर बेसिकली रेगुलेट करने की बात की जाती है। प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, टीवी मीडिया को यहां पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन यहां पर रेगुलेट करती है हमारी कंट्री में। पर लेकिन कोर्ट जो है वो यहां पर कन्विंस नहीं हो पा रहा है कि रेगुलेशन का काम जो है वो सही तरीके से चल रहा है। यानी कि रेगुलेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कोर्ट यहां पर ये बोल रहा है कि वो असहमत है कि सेल्फ रेगुलेशन, एक तो बोला जाता है कि सेल्फ अपने आप रेगुलेट करो, ठीक है, एक नेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी है वो भी यहां पर ढंग से रेगुलेट कर पा रही है, उसके बारे में भी कोर्ट जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। तो गवर्नमेंट को यहां पर जैसे अभी आप लोगों से मैंने बात की यहां पर, ठीक है, कई सारे ऐसे प्रोग्राम देखने को मिले जैसे कि
सुदर्शन न्यूज वाले, वो सारी चीजें। तो यहां पर इनको तो एडवर्टीजमेंट मिलते हैं भैया, उससे ये अपना पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में यहां पर जो यहां पर गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा कुछ काम उठाना, एक तरीके से स्टेप उठाना चाहिए। तो यहां पर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इन एनी केस इंपावर है एक्ट के थ्रू कि वो यहां पर स्टेप उठा सकती है अगर कोई प्रोग्राम वोलेट करता है यहां पर हमारी कंट्री में जो रूल और रेगुलेशन है, कोई चैनल वोलेट करता है। तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। हमारी कंट्री में अगर बात करें इन पास्ट जो चैनल है, ऑलरेडी आस्क यानी कि पूछा गया उनसे, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, प्रोग्राम को ऑफ करने के लिए, यानी कि एक तरीके से उनको वहां पर एक तरीके से पब्लिश करने से एक बार उनको रोका भी गया। कई बार ऐसे भी पास्ट में ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिए गए हैं। पर लेकिन बोला गया कि नो डाउट कि यार ये कई बार ये चीजें कॉमन भी आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन डिपेंडिंग ऑन द डैमेज डन, यानी कि किस तरीके से वो डैमेज कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर या पूरी सोसाइटी के अंदर, कैसे यहां पर वो कर रहे हैं उसके ऊपर इंपैक्ट लिया जाता है। जैसे सुदर्शन न्यूज के बारे में बात की तो उसने क्या किया, उसने काफी ज्वलंत एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर अलग अलग तरीके झूठे फैक्ट देकर सोसाइटी में हेट्रेट फैलाने की कोशिश की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो चैनल पे जो एपिसोड थे उनको पब्लिश करने से रोका। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो फ्यूचर में कोई ऐसा एपिसोड निकल कर आए, ऐसी हरकतें निकल कर आए, तो आप लोगों को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हेट स्पीच और जो फ्री स्पीच है उसमें क्या बैलेंस आप लोग बना सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म आप लोगों को यहां पर प्रेजेंट करनी पड़ेगी ताकि सिचुएशन को समझा जा सके और सही डायरेक्शन दी जा सके। तो ये है यहां पर कंप्लीट आर्टिकल जो कि आप लोगों को यहां पर समझना था, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाली है इस आर्टिकल के अंदर भी। इसके पॉइंट एक एक कर देखते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। ये जो आर्टिकल है यहां पर ये बेसिकली बात कर रहा है आज की डेट में अगर बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कैओस फैला हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो आज के डेट में अगर आप लोग देखिए सिचुएशन जो है वो बड़े ही अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलती है। वो किस तरीके से देखने को मिलती है, वो यहां पर आज के डेट में जो इंफॉर्मेशन ऑटोक्रेसी हो गई है, यानी कि झूठ जो है वो इस तरीके से बोला जा रहा है, इस तरीके से उसको एक तरीके से लेकर चला जा रहा है कि वो डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा हो गया है। यानी कि आज की डेट में जो झूठ है वो इतने लार्ज स्केल पर प्रिवेल है सोसाइटी में कि कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी तक खतरा पहुंचाता है। जो बड़े बड़े लीडर हैं इस लेवल पर आकर आज के डेट में झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को इस तरीके से यहां पर एकत्र किया जाता है, इस तरीके से उसको टैकल किया जाता है ताकि उसको लोग सच समझने लगे। ये यहां पर बोला गया है। क्रिटिकल जो यहां पर आज के डेट में अगर बात करें जो तरीके से जो डिसीजन लिए जाते हैं, खासकर डीप जो इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, जिस तरीके से जो इंफॉर्मेशन आज के डेट में प्रेजेंट की जाती है, तो एक तरीके से सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है कि ये तरीके से झूठ को भी सच दिखाने की कोशिश यहां पर की जाती है। और 21st सेंचुरी में यहां पर ये मूवमेंट ऑफ द ट्रूथ जो है आज के डेट में ये देखने को मिल रहा है कि सोसाइटी भी डिवाइड है। यहां पर झूठ के बेस पर कई सारे अलग अलग मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसमें से फेक न्यूज भी एक मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अमेरिका की सोसाइटी जो है वो आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर डिवाइडेड है। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे डिवाइड यहां पर सोसाइटी देखने को मिलेगी और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो यहां पर भी यूएसए के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है यहां पर वो इलेक्शन हार चुके हैं, पर फिर भी वो यहां पर डिक्टेटर की तरीके से डिसीजन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इलेक्शन को फिर से कंडक्ट कराओ, ठीक है। यानी कि वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं यहां पर जो यहां पर एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी को शोभा नहीं देती है। और इवन आप लोग यहां पर ये समझिए जो खुद यहां पर इसकी सोसाइटी के लोग हैं बहुत सारे, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि सोसाइटी में एक डिवीजन देखने को मिल रहा है। अगर यूएसए की पॉपुलेशन के बारे में बात करें जो इनको सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब ये कि वो भी उनकी जैसी ही सोच रही है। तो यहां से वो चीज निकलकर सामने आती है कि आखिर किस डायरेक्शन में सोसाइटी चल रही है, किस लेवल पर यहां पर चीजें सामने निकल कर आ रही है। इंपॉर्टेंट इशू इलेक्शन जो कि डेमोक्रेसी का हुआ करता था, वो आज के में डेमोक्रेसी का इशू न होकर वो इशू ऑफ आइडेंटिटी बन गया है। यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन के चारों ओर चीजें घूमती है, ठीक है। यहां पर थ्रेट ऑफ द आइडेंटिटी देखने को मिलता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे चुनकर आ गए तो उनको ये लग रहा है कि ये इलेक्शन पूरी कंट्री के लिए नहीं है, इलेक्शन बस उन्हीं की हार जीत के हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अपने ऊपर लेकर इंसान उसको बैठ जा रहा है। और इसी के चलते वेस्टर्न अगर वर्ल्ड में आप लोग जाएंगे वहां पर भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। इवन सदर्न वर्ल्ड में अगर आप लोग जाएंगे, खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे, वहां पर तो ये रहता है कोई पर्सन अगर जीत कर आ गया तो वो अपनी पोस्ट को छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है। इसी तरीके से कई सारी ऐसी टेक्निक यहां पर यूज की जा रही है, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका हो गया। क्या किया गया था उसमें 2016 में जब यूएसए के अंदर इलेक्शन हुए, बहुत सारे लोगों का डेटा जो था वो वहां पर चोरी किया गया और उसको इस इलेक्शन के लिए यूज किया गया कि उनको मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेट करने के लिए कैसे, जहां पर ज्यादा जनता जो है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को फॉलो करती है, उस स्पीच को वहां पर उतना ही ज्यादा एडवर्टाइज किया गया डोनाल्ड ट्रंप की। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। डीप फेक न्यूज आज के डेट में डीप फेक इतनी ज्यादा हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके भी चीजों को पॉसिबली ये दिखाया जाता है कि ये सच है, बिल्कुल भैया ये झूठ है ही नहीं है यहां पर। तो इस तरीके से
यानी कि करंट आज के डेट में अगर डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग बात करें, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के बैठ गई है कि किस डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं। यूरोप के अंदर अलग प्रॉब्लम चल रही है, अनसर्टेनिटी आ गई है ब्रेक्जिट के, यानी कि जब ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना तय हो गया, वो निकल रहे हैं यहां से, तो एक अलग ही तरीके का माहौल यहां पर बन रहा है यूरोप के अंदर में। व्लादिमीर पुतिन को देखिए रशिया के अंदर में इतने लंबे समय से बैठे हुए वहां पर पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो कहीं ना कहीं एक अलग माहौल वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चाइना के अंदर तो कभी यहां पर चेंज होती नहीं है चीजें। चाइना तो एक ऐसी कंट्री है जहां पर एक ही गवर्नमेंट है और वही हमेशा रहने वाली है। फ्रांस के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई है, लिबरलाइजेशन जो हमारी कंट्री में आज के में देखने को मिल रहा है ना, ब्रदरहुड हम लोग देखते हैं, ठीक है, फर्टर्निटी, ये सारी चीजें, इक्वलिटी, ये सारी फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान में डाली है। और फ्रांस में आज के में आप लोग देखिए इस्लामोफोबिया देखने को मिल रहा है, वहां पर इस्लाम के नाम पर फोबिया नजर आ रहा है फ्रांस के अंदर में। आज के फ्रांस के अंदर जो कंडीशन बनी हुई है, ठीक है, जो सेक्युलर बिलीफ थे फ्रांस के, वो कहीं ना कहीं हिलते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर। अभी पेरिस में एक स्कूल के टीचर की गर्दन काट दी गई वहां पर। तो ये सिचुएशन आप लोग देखिए कैसा माहौल यहां पर फ्रांस के अंदर आज के में नजर आ रहा है। टेररिज्म के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं आज के में, ठीक है, अल कायदा जैसे आज के में देखिए प्रोमिनेंट एक तरीके से फीचर बन चुके हैं, लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत सारे इनोसेंट लोग उनको जाकर ज्वाइन भी करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा झूठ बोलकर। कसाब के बारे में देखिए यार, मुंबई के अंदर जब टेररिस्ट अटैक हुआ और उनको पकड़ा गया, तो उसको इस तरीके से झूठ बोलकर उसको माइंड को इस तरीके से वॉश किया गया था कि वो सारी चीजें सच मान रहा था कि हाँ जो यहां पर ये बोल रहे हैं वो सारी चीजें एकदम सच है। तो इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। फ्रांस के अंदर बात करें, पेरिस या फिर ऑस्ट्रिया के अंदर बात करें, नीस के अंदर, वियना, ये सब चीजें तो आप लोगों को नजर आएगा यहां पर। फ्रांस के अंदर पेरिस या फिर नीस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वियना, ये सारे जो आज के में आप लोगों को थ्रेड देखने को मिल रही है, डेमोक्रेसी को एक अलग तरीका थ्रेड देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं डिसऑर्डर इतना लार्ज स्केल पर हो चुका है, अस्थिर, यानी कि इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर ऐसे दिखाया जा रहा है कई जगह तो कि चीजें अस्थिरता की कंडीशन में यहां पर आ गई है। पावर जो है कई जगह तो पावर चीजों को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगह छूट की वजह से पावर को भी एक तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो डिक्टेटरशिप या ऑथोरिटेरियन जो रिजीम हुआ करते हैं, वो वाला फंडा यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी टैक्टिक्स यूज की जा रही है कई सारी गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो पावर में ही रहे, वो वहां से हिले ना, ऐसी कंडीशन नजर आ रही है। इंडिया के अंदर कोविड-19 पेंडेमिक ने काफी महामारी दिखाई। इसी के साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये चीजें जो लाई गई हैं, कोई एक तरीके से मतलब नहीं था, फालतू में सोसाइटी में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की गई इस तरीके के मुद्दे को लेकर। यानी कि जैसा उन कंट्री में चल रहा है ऐसा ही बोला जा रहा है हमारी कंट्री में चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को चेंज करने के बाद में जो शांत दिख रहा है ना, सरफेस बिल्कुल शांत है, तो वो शांत नहीं है। यहां पर जब भी मौका मिलेगा बहुत बुरी तरीके से चीजें फटने वाली है वहां पर, एक तरीके से टेंशन जो इतने लार्ज स्केल पर लेकिन बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। तो चीजों को एक हद तक ही सप्रेस कर सकते हो आप लोग, उससे ज्यादा सप्रेस करोगे तो चीजें फट जाएंगी। तो वही माहौल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 15th जो एशियन पैसिफिक जो नेशन है इंक्लूडिंग चाइना, आज के डेट में जो वर्ल्ड बिगेस्ट ट्रेड ब्लॉक आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इंडिया बाहर निकल गया है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। अब यहां पर चाइना इसमें काफी बड़ा पार्टनर बनकर सामने आ रहा है, तो हमारे लिए एक काफी बड़ा मुद्दा यह है कि हम लोग बाहर निकल चुके हैं। ये ट्रूथ फैक्ट है आप लोगों के सामने, तो कैसे हम लोग अपने आप को यहां पर सामने लेकर चल पाएंगे, क्योंकि जो रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी को आगे आने वाले टाइम में रिकवरी का काम करेगा, इसी की हेल्प से रिकवरी वहां पर हो पाएगी। आज की में बात करें चाइना को अगर छोड़ दीजिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड पार्टनर थे हमारे साथ में जो चाइना को टैकल करने की कोशिश करे थे। अब चाइना के साथ ग्रुप में है वे, आप लोगों को लगता है आगे चाइना को टैकल करेंगे वे, क्योंकि उनसे उसका भी नुकसान होगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इंडिया के अंदर जो सिचुएशन बन रही है वो भी एक अलग ही माहौल क्रिएट यहां पर होकर सामने निकल कर आ रहे हैं कि किस तरीके से हमारी कंट्री में पॉलिसी को लेकर प्रोवोक किया जा रहा है, उत्तेजना आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, एक सही तरीके से अगर आप लोग देखें हमारी कंट्री में भी खासकर जरा सी देर में पाकिस्तान जो है क्या करता है, हमारी कंट्री को प्रोवोक कर देता है आके। जैसे गिलगित बल्तिस्तान वाले मुद्दे के बारे में बात करें, जरा सी टाइम पर पाकिस्तान एक, जबकि उसकी औकात नहीं है, इतनी इंटरनल प्रॉब्लम है एक तरीके से अगर देखा जाए आज के डेट में, अगर पाकिस्तान जो है उसकी औकात नहीं है हमारी कंट्री के सामने खड़ा हो सके, पर लेकिन वो भी हमको प्रोवोक करके चल जाता है। ये तो ऐसे हो गया कि सामने कोई बंदा जो है वो अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा है और बाद में कुत्ते भोग रहे हैं, तो कुत्तों को रुककर वो वहां पर गाड़ी से रुककर उतरकर कुत्तों को पत्थर मार रहा है, तो वो वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो यानी कि एक तरीके से हैसियत नहीं है इसकी प्रोवोक करने की, ये भी प्रोवोक करके चला जा रहा है उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन के बेस पर। इंडिया जो है आज के डेट में अफगानिस्तान में बात करें तो वहां पर तालिबान आ रहा है, तो हम लोग अलग थलग वहां पर वैसे पड़ गए। चाइनीज प्रेसिडेंट ये बोल रहे हैं 20th सेंचुरी में जो इनकी 20th जो पार्टी कांग्रेस इनकी 2020 में इनकी होने वाली है, 22 में सॉरी इनकी होने वाली है, उसमें ये चाइना को सुपर पावर बनाएंगे 2035 में। चाइना एक अकेली इकलौती ऐसी कंट्री है जो कोविड-19 से उबर चुकी है ऑलरेडी, और ये आज की डेट में आने वाले टाइम में भी कोई अनस्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं आने वाले, क्योंकि एक ही पार्टी का रूल यहां पर रहने वाला है। तो कैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी वो हम लोग को अपनी कंट्री में देखना पड़ेगा, पर चाइना के अंदर हमेशा ये नॉर्मल ही रहने वाली है। तो सिचुएशन क्या है यहां पर,
आज की डेट में जो डेमोक्रेसीज हैं वो तो जूझ रही हैं अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए, पर लेकिन चाइना जैसी ऑटोक्रेटिक कंट्री अगर आप लोग देखिए वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में अगर आप लोग देखिए अगर चाइना में डिसरप्ट नहीं आता है कोई इस तरीके से, तो चाइना यही इसी तरीके से चलता रहेगा। और जो डेमोक्रेसी है हमारी जैसी यूएसए जैसी यहाँ पर ये हमेशा जूझती रहेंगी अपने आप के सर्वाइवल के लिए भी। तो ये बात यहां पर समझाने की कोशिश इस आर्टिकल में की गई है। ठीक है, कई सारे एंगल कई सारे मुद्दे यहां पर चेक किए गए हैं जो कि आप लोगों के सामने थे, तो थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर बोला गया है, इज इंडिया फेसिंग ए टू फ्रंट थ्रेट, यानी कि दो फ्रंट से हम लोग थ्रेट फेस कर रहे हैं। जी हां बिल्कुल, एक साइड में चाइना और एक साइड में है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हमको थ्रेट फील करा सके, पर लेकिन चाइना बैकएंड में यहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसकी वजह से हमारे सामने ये थ्रेट निकल कर आती है। चाइना का एलएसी में और पाकिस्तान का एलओसी में दोनों एक साथ मिलकर यहां पर कहीं ना कहीं हमारे सामने थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हमारी कंट्री को यूएन के अंदर 2021-2022 के लिए सीट मिल गई है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इमेज है उसको एक तरीके से खराब करने की भी कोशिश यहां पर पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है चाइना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात की गई बार बार, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक हब माना जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज का, पर लेकिन उसको नहीं डाल पाए क्योंकि चाइना हमेशा उसके पीछे खड़ा हुआ है वहां पर। तो ये जो सिचुएशन आप लोगों को यहां पर आज के में देखने को मिल रही है ना, ये सिचुएशन हम लोगों को समझनी पड़ेगी और दोनों फ्रंट पर हम लोग को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। एक बैलेंस अप्रोच हम लोग को यहां पर लेकर चलनी पड़ेगी ताकि सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल कर सकें, क्योंकि उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरता हुआ इंसान या फिर उभरता हुआ परिवार, अगर आप लोग गांव में भी देखें आपका परिवार अगर ठीक ठाक काम करना स्टार्ट कर देता है, आप एक अच्छी पोजीशन में हो जाते हैं, तो मोहल्ले पड़ोस वाले आप लोगों से चिढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे कि ये बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, सिलेक्शन आप लोगों का हो जाए किसी एग्जाम में, तो दिखाने के लिए आप लोग घर आएंगे कि हाँ बच्चे का सिलेक्शन हो गया, अंदर ही अंदर जलते रहेंगे इसका हो गया हमारे वाला रह गया। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यही कंडीशन आप लोगों को हर जगह देखने को मिलती है, कहीं छोटे लेवल पर तो कहीं बड़े लेवल पर। तो यहां पर बड़े लेवल पर है हमारी कंट्री की जो चीजें अगर ठीक ठाक डायरेक्शन में चलती हैं, पाकिस्तान को मिर्ची लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो दूसरे के ऊपर एक कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये था यहां पर इसके बारे में आर्टिकल। एक आर्टिकल आप लोगों का रह गया, वो थोड़ा सा डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, वो है बेसिकली बैंकिंग के बारे में, तो उसको देख लेंगे संडे वगैरह में या फिर सैटरडे में। तो वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अभी, तो उसके बारे में क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया तो और लेंथी हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, इसका आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो कहां पर है ये लोकेटेड अपनी कंट्री के साथ में अगर देखिए तो ये अपनी प्यारी कंट्री, यहां से देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है यहां पर अराफुराटी सी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात की जा रही है। अगर आंसर देखें तो आंसर सी हो गया। अभी मैंने आप लोगों से बात की यहां पर ये है हराफुराज, तो इसका मतलब है अनक 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 गुनगुन। ठीक है, तो इसका मतलब है चिल्ड्रंस ऑफ द माउंटेन्स। इसी के साथ में एक और वर्ड था यहां पर जिसको फ्री मैन बोला जाता था, तो यहां पर इसका नाम था यहां पर अल्फोराज। ठीक है, तो इसको फ्री मैन बोला था, पर लेटेस्ट यहां पर ये स्टडी की गई तो इसको ये बोला गया। तो दोनों ही शब्द अगर आ रहे हैं फ्री मैन या फिर चिल्ड्रंस ऑफ द माउंटेन्स, तो दोनों ही यहां पर इसी का मतलब निकालते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर इसका सी हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया है। अगर यहां तक आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है अगर पसंद आता है, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना है, उसी के साथ में शेयर भी नहीं करना है। बाकी शाम को वीडियो चाहिए यस या फिर नो जरूर बताइएगा, अगर हाँ तो सही है, वरना ना तो कोई बात ही नहीं है। फिर यहां पर टेलीग्राम से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा लेक्चर की, और भी कई सारी चीजें यहां पर शेयर की जाती है। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अगर कनेक्ट रहना है तो मेरी पर्सनल कई सारी चीजें यहां पर शेयर की जाती हैं, तो लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।